अरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और भाइयों, मैं भूल गया था मगर संक्रांति आज और मैं काम पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। फिर जब पता चला कि आज छुट्टी है तब फिर मुझे याद आया कि आज मकर संक्रांति है। ठीक है, तो इसी बात पे हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो इसी खुशी में यह वीडियो मैं 40 मिनट्स तक बनाने की कोशिश करूंगा। कह नहीं सकता कि बनाऊंगा ही। ठीक है, क्या है, हम लोगों ने अभी तक पियरलेस मार्शल गॉड के एक भी एक्स्ट्रा एपिसोड्स नहीं लेके आए हैं, 30 मिनट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनफू प्रिसिपाइस के ऊपर तेज हवा चीख रही थी। हर तरफ स्वॉर्ड की फट रही थी। क्लिफ के किनारे एक भयंकर वर्ल वाइंड ऑफ स्वॉर्ड की घूम रहा था, जैसे पूरी दुनिया नहीं, जैसे पूरी जगह तलवारों से बनी हो। जैसे जैसे कोई एट ड्रम्स के पास आता, स्वॉर्ड की और घनी और ज़्यादा वायलेंट होती जाती। हवा के साथ विस्लिंग साउंड, बीच बीच में थंडर जैसे गरज रहे होते हैं। जैसे चाहते हैं ना हवा चलने के बाद, वैसे। ठीक है, एरिया कान फाड़ देने वाला था, पूरा एरिया कान फाड़ देने वाला था। कान समझे ना, KAAN, और कुछ नहीं। लिन फेंग खुद भूल चुका था कि उसने कितनी बार रोडिंग थंडर सी ली। उसके स्वॉर्ड से निकली कि उसके शरीर के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना रही थी, जैसे खुद को बचा रही हो। वो लगातार ड्रम्स पर हमले करता रहता है। उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी हुई थी, कहीं कोई स्क्रैचेस, कहीं इतने गहरे घाव की बोन्स तक दिख रहे थे। उसकी पूरी बॉडी ऐसे ही भरी हुई थी, कोई भी देखता तो मानता ये अभी अभी किसी भयानक बैटल से निकल कर आया हो। ऐसा देख रहा था लिन फेंग, पर लिन फेंग महसूस करता है जैसे वो सब कुछ भूल चुका हो। उसका ध्यान सिर्फ स्वॉर्ड की पर था। अटैक डिफेंड फिर अटैक फिर डिफेंड, यही वो बार बार कर रहा था। अगर कोई उसे देख रहा होता तो चिल्ला देता कि रुक जा, अब मर जाएगा। हर बार जब वो एक ड्रम पर अटैक करता, ड्रम का काउंटर अटैक उस पर लौट आता और फिर वो दोबारा रोरिंग थंडर छोड़ देता। काउंटर अटैक हमेशा उसके अटैक से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होते थे, पर फिर भी लिन फेंग रुकता नहीं। तभी एक आवाज़, मतलब अभी तक आवाज़ नहीं आई। ये सोच उसे थोड़ा होश में लाती है। वो समझ जाता है कि वो इतने आगे बढ़ गया चुका है। पहले उसे लगता था कि रोरिंग थंडर पर उसका पूरा कंट्रोल है, पर यहाँ जेंगफू प्रेसिपाइस पर उसे समझ आता है वो जो जानता था वो सिर्फ बेसिक फॉर्म थी उसकी। सच्चे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के सामने उसकी टेक्निक अभी भी बच्चे की जैसी होती। वो एक कल्टीवेटर, ट्रू कल्टीवेटर, उसे खिलौने की तरह मसल देता। शुरू में वो सिर्फ आधी ताकत से ड्रम पर हमले कर रहा था, फिर 2, फिर 3, और धीरे धीरे सारे 8 ड्रम्स पर एक साथ अटैक करने लगा। हर तरफ से काउंटर अटैक्स टूट पड़ते हैं। जरा सी लापरवाही होती तो हाथ टूट सकता था, रिब्स क्रश हो सकती थी, मतलब बाहें, ठीक है, क्रश हो सकती थी। इसी प्रेशर में उसकी स्वॉर्ड अंडरस्टैंडिंग गहरी होती चली गई। मतलब उसे फायदा ही हो रहा है कुल मिलाकर। ठीक है, टाइम के साथ उसने अटैक पावर बढ़ाई, 2 गुना, 3 गुना, फिर 7 गुना तक। हर बार जब लगता तो ये उसकी लिमिट है, वो उस लिमिट को तोड़ देता। हर बार लगता था कि ये उसकी लिमिट है, वो लिमिट को तोड़ देता। ठीक है, आखिरकार 7 टाइम्स एम्पलीफाइड पावर के साथ उसने सारे 8 ड्रम्स पर एक साथ अटैक किए। उसकी बॉडी दर्द और प्रेशर की आदत डाल चुकी थी, पर ड्रम्स सिर्फ वही मफल्ड साउंड निकालते रहे। एग्ज़ाम पास करने वाली आवाज़ अभी भी नहीं आई थी। मतलब एक अलग सी आवाज़ आएगी। ठीक है, जैसे ही मतलब वो ना वो करेगा सारे अपने ये यार, यानी कि जब पास होगा तब एक आवाज़ आएगी। ठीक है, इसी वक्त लाइफ और डेथ अरीना के बाहर भीड़ जमा थी। यहाँ क्या हुआ है, कोई कहता है। एल्डर्स आ रहे हैं। लोग अरीना के बीच खड़े आदमी को देख रहे थे। ये सीनियर डिसाइपल चेन जिंग नहीं है? 2 महीने पहले उसने एक इलाइट डिसाइपल को एक ही हिट में मार दिया था। चिन जिंग को छोड़ो, तूफू और लिंगहू अभी यही हैं। उसने उन्हें देखो, बातें चल रही थी। भीड़ में हंगामा मच जाता है। तूफू यूनहाई सेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट डिसाइपल है। लिंगहू हेसान, जिसका नाम पूरी सेक्ट जानती थी। ऐसे लोगों को देखकर कौन शांत रह सकता था भला बताओ। तब आसमान में हवा बदलती है। दूर से एक लेजेंडरी रॉक आता है, पर फैला है पूरी शान के साथ। इट्स कमिंग। रॉक लाइटनिंग की तरह नीचे आता है और स्टॉमी जॉर्ज में उतरता है। लोग चीख उठते हैं। उस पर लोग हैं, 2 लोग और एक लड़की भी। रॉक एक स्पिरिट था, रियल जैसे। उस पर
बैठा एक यंग यूथ, चेहरा हैंडसम पर आंखों में अजीब सी इविल कामनेस। ये इतना यंग है फिर भी इतनी स्ट्रांग रॉक स्पिरिट। कोई सोचता है, कोई एल्डर धीरे से कहता है, याओ हुए सेक्ट का फर्स्ट डिसाइपल चू वैन पेंग कहता है, एल्डर्स ये मेरी जूनियर स्टूडेंट लिन कियान है। वो लिन कियान लेयर वो लिन की वो लिंग की ठीक है लेयर पर पहुंच चुकी है। मैं चाहता हूं कि ये यून हाई सेक्ट उसे इक्वल फाइट का मौका दे। चिन विंग अरीना में उतरता है। वो अपनी रॉक स्पिरिट रिलीज करता है। पत्थर उसके बॉडी पर चढ़ जाते हैं जैसे एक जाइंट स्टोन गोलेम हो। ठीक है, वो लाइटनिंग स्पीड से लिन कियान के पास पहुंचता है और पंच छोड़ता है। लिन कियान धीरे से कहती है, आइस। ठंडी हवा फैलती है। चेनजिंग का हाथ जम जाता है। फिर लिन कियान कहती है, फायर। आग फट पड़ती है। उसकी बातों से मानो सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। रॉक बॉडी क्रैक हो जाती है। चेनजिंग चीख उठता है। वो हार मानता है। यूनिवर्सल स्पिरिट मुंह ये सोचता है। फिर चू वैंग पेंग कहता है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। लिन फेंग नाम का एक डिसाइपल, उसे मुझे दे दो। मू व्यू सब समझ जाता है। कुछ पल बाद वो कहता है, जाकर लिन फेंग को ले आओ। और उसी वक्त लिन फेंग अभी भी जिंगू प्रिसिपाइस पर था, मतलब ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, वो समझ अब हानमैन को बचाने के लिए स्वॉर्ड की उसके चारों तरफ पागल हो चुकी थी। रोरिंग थंडर बिना किसी फ्लो के निकल रहा था। वाइट लाइट और थंडरस साउंड से पूरा एरिया कांप रहा होता है। वो पूरी ताकत तरह से ट्रेनिंग में डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था सेक्ट उसे ढूंढ रही है। ये उसे एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब वही यार, सजा वजा देंगे, पता नहीं क्या होगा। इधर लिन फेंग महसूस करता है जैसे उसकी पूरी डार्क स्पिरिट रिलीव हो चुकी हो। उसके पूरे बॉडी से पसीना टपक रहा था। हर सांस लेने में स्ट्रगल हो रही थी, जैसे चेस्ट के अंदर आग लग रही हो। चेंगवू प्रिसिपाइस के अंदर हवा अब सिर्फ हवा नहीं थी, वो थंडर और स्वॉर्ड की से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों स्वॉर्ड्स एक साथ चल रही हो। लिंग फेंग सोचता है, ये अटैक्स हर सेकंड ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। उसके चारों तरफ स्वॉर्ड की प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि थोड़ा सा भी रुकता तो सीधे मौत थी। वो रुकता नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। उसकी स्वॉर्ड हिलती है और रोरिंग थंडर पूरी पावर के साथ निकलती है। डेंजर थंडरस रोर पूरे प्रेसिपाइस को हिला देता है। काउंटर अटैक तुरंत लौट कर आता है। स्वॉर्ड की लाइटनिंग की तरह उसकी तरफ फट पड़ती है। लिन फेंग महसूस करता है कि अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब वही आप प्रेडिक्शन कर रहा है कि मतलब अगला अटैक कहाँ आ गया। इतना प्रोफेशनल हो चुका है अपना लौंडा मेरी बदौलत। ठीक है, कौन सा ड्रम किस एंगल से किस टाइमिंग पर काउंटर करेगा, ये सब उसके दिमाग में क्लियर हो रहा था। वो एक सेकंड के लिए भी ड्रम पर अटैक करना बंद नहीं करता। अगर सिर्फ एक पल के लिए रुका तो एक ही स्वॉर्ड का झटका उसकी हड्डियां तोड़ सकती थी। लिन फेंग कहता है मन ही मन में, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, हाउ। हजार थ्योरीज उसके दिमाग में घूमती है, पर कोई भी उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो जानता था इतनी ज़्यादा एनर्जी वो नॉर्मली कभी रिलीज नहीं कर पाता। फिर जो एनर्जी लौट कर आ रही है वो इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। लिन की लेयर का कल्टीवेटर भी इतना पावर नहीं निकाल पाता। ये सोच उसे कंफ्यूज कर रही होती है। लिन की लेयर, ठीक है, लिंग फैन नहीं, लिंग की लेयर, वो भी थे लिंग की लेयर में। उसने फाइट के लिए चैलेंज किया और हार गई। अब वो एग्जीक्यूशन के लिए लिंग फैन को ढूंढ रहा है। ठीक है, तभी लिंग फैन समझने लगता है, जब से उसने रोडिंग थंडर लगातार यूज करना शुरू किया है, हर अटैक की एनर्जी जमा होती जा रही है। स्वॉर्ड की रुक नहीं रही, वो ग्रो कर रही है, लेयर पर लेयर चढ़ रही है। इसी वजह से यह पावर अब आउट ऑफ कंट्रोल लेवल तक पहुंच चुकी है। मतलब उसने इतने अटैक किया ना, वो सभी एक जगह जमा हो रहे। ठीक, जैसे होता है ना कि इम्पैक्ट छोटा छोटा होते फिर तो बड़ा हो जाता है, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, स्वॉर्ड की अब सिर्फ स्वॉर्ड की नहीं लग रही थी, वो एक अननोन फोर्स में बदल चुकी थी। ऐसी फोर्स जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल लग रही थी। तब अचानक लिन फेंग को याद आता है हानमैन। वो फाइट जब हानमैन सिर्फ 8th की लेयर में था, फिर भी 9th की लेयर के कल्टीवेटर को हरा दिया था। 3 पंचेस में जीत और लास्ट पंच में सीरियस इंजरी।
उस वक्त लिन फैंग को लगा था कि सब अर्थ स्पिरिट की वजह से है, पर अब उसे समझ आ रहा था ये थिंकिंग ही गलत थी। लिन फैंग तभी सोचता है, अर्थ की पावर, हवा की पावर, ये सब हर जगह है, सिर्फ स्पिरिट का मैटर नहीं। जो समझ जाए वो यूज़ कर सकता है, वो उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब हर जगह ये पावर है, अगर तुम समझ गए तुम्हारे पास स्पिरिट की पावर नहीं है फिर भी उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ड्रम्स खुद अटैक नहीं कर रहे थे, अटैक्स उसकी ही पावर से वापस आ रहा था। जब वो 9 वेव्स यूज़ करता तो 9 हैवी वेव्स ही बाउंस होकर लौटती। जब वो रोरिंग थंडर यूज़ करता तो रोरिंग थंडर ज़्यादा पावर के साथ वापस लौटती। पावर, लिन फैंग का चेहरा मुस्कान से भर जाता है, उसकी स्वॉर्ड चलाने का तरीका बदल जाता है। अब उसने मोमेंट्स हाइट हेवी नहीं लगते, न ही फोर्सफुल, वो स्मूथ हो जाते हैं, ग्रेसफुल, हर मोमेंट परफेक्ट टाइमिंग के साथ। इतना कॉम्प्लेक्स स्वॉर्ड प्ले पर लिन फैंग के लिए वो सांस लेने जैसा सिंपल हो गया था। मतलब बहुत कठिन था लेकिन इनलाइटमेंट मिल गया उसे, अब वो आसानी से सीख पा रहा है उसको। ठीक है, स्टॉमी जॉर्ज लाइफ और डेथ अरीना। अचानक आसमान से लोग नीचे उतरते हैं, भीड़ के शोर तुरंत शांत हो जाते हैं। यून हाई सेक्ट का सब लोग रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं, पर दिल के अंदर टेंशन भी होती है। चू जेंग पेंग कंट्री के 8 ऑफिशियल्स में से एक, उसके आने से एल्डर्स का प्रेशर बढ़ जाता है। स्टेटस सेम हो सकता है पर यून हाई सेक्ट के अंदर पेट्रियार्क 9 गोंगलिन सुप्रीम है, मतलब पेट्रियार्क का नाम है नान गोंगलिन। ठीक है, पेट्रियार्क ग्रेट एल्डर, पूरी सेक्ट एक साथ बोलती है। चू चैंग पेंग कहता है, चू चैंग पेंग पेट्रियार्क नान गेंग को ग्रीट करता और ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है करके। ठीक है, पेट्रियार्क और ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है, वो कह रहा है। ठीक है, उसके चेहरे पर काम स्माइल थी, हैंडसम पर आंखों में छुपी हुई चमक और चालाक सोच साफ दिखती थी। नान गोंगलिन कहता है, यंग मास्टर चू चैन पेंग, कैसे हो आजकल? भाई ये तो नाम इतने बड़े हैं यार, अच्छा है कि मेन लीड का एमसी के हमारे इतने बड़े बड़े नाम नहीं है। ठीक है, वरना लेने में मेरी हालत ख़राब हो जाती। ठीक है, हमें बताया जाता है नान गोंगलिन मिडल एज था, पर चेहरे पर यूथ के निशान थे, काम में चौर पर प्रेशर में भी बैलेंस नहीं होता, प्रेशर में भी बैलेंस नहीं खोता, ऐसा है यार, मैं होता बटूँ। ठीक है, चू वैन पेंग कहता है, यून हाई सेक्ट का सबसे यंग पेट्रियाट, अगर हम फाइट करें तो रिजल्ट अनसर्टेन रहेगा। वो सच में इम्प्रेस्ड था। फिर वो अपने फादर का जिक्र करता है, हाउ यू ए सेक्ट का पेट्रियार्क। नानगोनलिन सर हिलाता है, वो मूवी से कहता है, गेस्ट आए हैं, उन्हें खड़ा कैसे रहने दिया तुमने? मूवी कहता है, चू वैन पेंग एक ऑर्डिनरी डिसाइपल लिन फैंग को मांगने आए हैं। ऑर्डिनरी डिसाइपल? नानगोनलिन का चेहरा सख्त हो जाता है। चू जान पेंग तुरंत कहता है, लिन फैंग मेरे जूनियर स्टूडेंट के अंकल का बेटा है, उसने एल्डर्स की बेइज्जती नहीं की, अपने कज़न को इंजर्ड किया और अंकल को पब्लिकली इंसल्ट किया। उसकी टोन सॉफ्ट थी क्योंकि उसके सामने पेट्रियार्क खड़ा था। नानगोनलिंग सब समझ जाता है। वो मोजी से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? मोजी थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से कहता है, उस डिसाइपल को सेक्ट से एक्सपेल किया जाए। वर्ड्स सॉफ्ट थे पर मतलब ब्रूटल था। अगर लिन फैंग पर मतलब निकाल दिया गया तो उसकी ज़िंदगी सेक्ट से ख़त्म। मो कैंग नान कहता है, पेट्रियार्क ऐसे डिसाइपल फ्यूचर में सेक्ट के लिए डिजास्टर बन सकते हैं। नान गोंग लिंग समझ गया, एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए वो ग्रेट एल्डर को अपोज नहीं कर सकता था। वो डिसीजन लेने ही वाला था। गोंग ऐसा साउंड आता है जैसे पूरी सोल तक हिल जाती है, मतलब घंटी बज चुकी है। ठीक है, पूरा माउंटेन हिल जाते हैं, लोग फ्रीज हो जाते हैं। नैन गोंगलिन के चेहरे पर शॉक आ जाते हैं। ये आवाज़ जैंगफू प्रिंसिपाइस के ड्रम्स की थी और एक और घंटे की आवाज़ आती है। सेकंड ड्रम, इम्पॉसिबल। नान गोंगलिन की मुस्कान रुक नहीं पाती। फिर तीसरा, पूरे यून हाई सेक्ट के आसमान कांप उठते हैं। 3 ड्रम 300 साल बाद बजे थे। नान गोंगलिन गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें में लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी। इस जनरेशन में यून हाई सेक्ट के एक ट्रू जीनियस मिल गया, वो कहता है। और दूर जेंगफू प्रिंसिपाइस पर लिन फैंग अभी भी स्वार चला रहा था, बिना जाने कि उसका नाम पूरी सेक्ट को हिला चुका है। हमें बताया जाता है
ज़ेंगफू प्रिंसिपाइस के ड्रम की आवाज़ यून हाईसेक्ट के लिए ऐसा झटका बन चुकी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हर बार जब लोग सोचते अब शायद रुक जाएगी, उसकी एक और ड्रम साउंड गूंज उठती। जब सेवेंथ ड्रम बजा, पूरा यून हाईसेक्ट बिल्कुल शांत हो गया। कोई बात नहीं, कोई सांस की आवाज़ भी नहीं, सिर्फ ड्रम की प्योर डिवाइन साउंड हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल के अलावा यूनिवर्स में कुछ बचा ही ना हुआ हो। ना सेक्ट, ना माउंटेन, ना लोग, सिर्फ ड्रम की पावर। बहुत लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन उनके दिल में फीलिंग उभर रही थी, एक ऐसी जिसे बताया नहीं जा सकता है। जैसे सेक्ट पर कोई ग्रेट फॉर्च्यून उतरने वाला हो, किस्मत पलटने वाली हो। सेक्ट कैसे हवा की वाइब्रेशंस, ड्रम की धुन, सब मिलकर ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा यून है सेक्ट ही नहीं, पूरा यूनिवर्स उन आवाज़ों में डूब गया हो। नान गोंग लिन हाथ पीछे बांधे खड़ा था, उसकी आंखें दूर प्रिसिपाइस ऑफ जेंगू की तरफ टिकी हुई थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहा था, पर उसका चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो सब कुछ कह रहा था। मो कांगलान मूवी यून हाईसेक्ट के डिसाइपल, मतलब सभी डिसाइपल, ठीक है, लिन कियान और यहाँ तक कि चू जेंग पेन, सब के सब उसी दिशा में देख रहे थे। उस सब के दिल में एक ही फीलिंग थी, जैसे उस पहाड़ पर कोई गॉड अपना ड्रम बजा रहा है, जैसे एक नया गॉड ऑफ वॉर बॉर्न हो चुका हो, ऐसा लग रहा था। माउंटेन के अंदर केव के बीच ब्लैक क्लोक पहने बूढ़े आदमी खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में सरप्राइज था, चेहरा सीरियस पर रिस्पेक्टफुल। वो वही एल्डर था जो प्रिसिपाइस ऑफ जेंगू का प्रोटेक्टर था, यून हाईसेक्ट का सेक्रेट गार्डियन। बहुत कम लोग जानते थे कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नान गोंगलिन खुद उसे देखकर झुकता था। उस एल्डर को याद था जब उसने लिन फेंग को देखा था, सिर्फ 8th की लेयर, स्पिरिट भी वीक, एक स्नेक स्पिरिट। इसलिए उसने उसे ऑर्डिनरी सबसे हार्डेस्ट पासेज दिया था। हाँ, क्या लिखा है एक मिनट ना, डिलिबरेटली सबसे हार्डेस्ट पासेज दिया था, सोच के कि ये तो वापस आ जाएगा या जिंदा ही नहीं बचेगा, मतलब या तो मरेगा या फिर जिंदा बचेगा, ऐसा था दिया था उसको, ठीक है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी कम कल्टीवेशन वाला डिसाइपल इस एग्जाम को क्लियर करने वाला पहला इंसान बन जाएगा। और सिर्फ क्लियर ही नहीं, 7 ड्रम साउंड्स, और वो साउंड अभी भी हवा में घूम रही थी। पूरा यून हाईसेक्ट उसमें डूबा हुआ था। 1000 साल यून हाईसेक्ट के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ था। न किसी ने इतने ड्रम्स बजाए थे, न कभी आवाज़ इतनी गहरी, इतनी प्रोफाउंड हुई थी। ब्लैक क्लोक एल्डर धीरे धीरे पैसेज में एंटर करता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, हर एक स्टेप में वही सोलेम रिस्पेक्ट दे रहा है वांग, मतलब लिन फेंग को सीधे, ठीक है। उसके दिल में एक ही बात थी, शायद 8th ड्रम भी बच जाए। उधर ज़ेंगफू प्रिसिपाइस पर स्वॉर्ड की अभी भी एरिया में भरी हुई थी, लेकिन अब वो कैओटिक नहीं थी। वो लिन फेंग के स्वॉर्ड के साथ फ्लो कर रही थी। उसके हाथ जहाँ जाते स्वॉर्ड की वहीं फॉलो करती। इस पर लिन फेंग इनविंसिबल लग रहा था। लिन फेंग सोचता है स्वॉर्ड की पावर हर जगह है। ये ड्रम्स नॉर्मल नहीं थे, उन्हें बजाने के लिए हर अटैक में लिमिट से ज़्यादा पावर चाहिए थी ताकि वो काउंटर अटैक क्रिएट कर सके, और वही लिन फेंग कर रहा था। वो जानबूझकर और ज़्यादा पावरफुल अटैक्स निकाल रहा था ताकि एटमॉस्फेयर में स्वॉर्ड फोर्स और बढ़े और ड्रम्स जोर जोर से बजे, मतलब यही, ठीक है, मतलब वो उसी की पावर से उसे यूज कर रहा था वो, ऐसा है, ठीक है। लिन फैंग कहता है 7 हो चुके हैं, अब एक और लास्ट 8 ड्रम 8 बीस्ट, लास्ट बीट परफेक्ट होगा और टेस्ट क्लियर, वो सोचता है। पर उसे लग रहा था ये हेवन माउंटेन का सबसे इजी टेस्ट था। वो एल्डर शायद उस पर काफ़ी दया दिखा रहा था, लीनियंट था, मतलब पता नहीं मुझे, ठीक है। वो अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ता है। पूरे एटमॉस्फेयर उसकी स्वॉर्ड के साथ फ्यूज होने लगती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कलेक्ट होती है कि जैसे आसमान भी सांस लेना भूल गया हो। हियर कम द ड्रम्स, लिन फेंग जोर से चिल्लाता है। स्वॉर्ड की एक रेडियंट लाइट की तरह बदल जाती है और फिर गोंग, लास्ट ड्रम बजता है। ऐसी आवाज़ जो पूरे यून हाईसेक्ट में फैल जाती है। पहाड़ कांप उठते हैं, वाइब्रेशन
कुछ देर तक रुकती नहीं। लिन फेंग के पीछे खड़ा डार्क स्पिरिट धीरे धीरे गायब हो जाता है। जीत चुकी हुई सांस ले के साथ वो जमीन पर बैठ जाता है, मतलब वही जीत की मुस्कान लिया वाले के साथ, ठीक है, मतलब बैठ जाता है। पूरी बॉडी थक चुकी थी, एक बूंद पावर भी बाकी नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। अब हानमैन के लिए पिल्स मिल जाएगी, वो सोचता है। अचानक गर्र एक भारी आवाज आती है। प्रिसिपाइस के स्टोन डोर्स खुल जाते हैं। अंदर एक फील हाउटेड दिखता है, ब्लैक क्लोक एल्डर। लिन फेंग उसे पहचान लेता है, वही एल्डर जो उसे यहाँ लाया था। वो मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है, एल्डर, क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? क्या मुझे मेरे फ्रेंड के लिए पिल्स मिलेगी? एल्डर उसे देखता है, मुस्कान, थकान और इनोसेंस सब एक साथ। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। लिन फेंग को लगता है कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया ना। उसने यहाँ कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आया था, उसे सिर्फ हानमैन के लिए पिल्स चाहिए थे। स्टेटस, पावर सब बेकार है अगर शेयर करने के लिए कोई दोस्त ही ना हो तो। ऑफ कोर्स, एल्डर मुस्कुराता है और कहता है। वो एक बोतल निकाल कर लिन फेंग की तरफ फेंकता है। इसमें हीलिंग पिल्स हैं, एक पिल काफ़ी है तुम्हारे दोस्त के लिए, बाकी फ्यूचर के लिए रख लो। लिन फेंग शॉक में था। वो कहता है, थैंक यू स्मिटेड एल्डर। एक पिल ही प्राइसलेस थी और यहाँ पूरा जार मिल रहा था। समझ रहे हो ना, मतलब जार में मतलब ढेरों पिल होती है, कितना है हम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई गई है, ठीक है। तुमने एग्जाम पास किया, पर एक बात याद रखना। एल्डर कहते हैं, इस बात का ज़्यादा दिखावा मत करना कि तुमने वेंगफू प्रेसिपाइस क्लियर किया है। एल्डर 8th की लेयर में 8 ड्रम्स, ये टैलेंट यूनाइट सेक्ट के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ऐसे लोग अक्सर जलने वालों की निशाना बन जाते हैं। लिन फेंग सर हिलाता है, ठीक है। एल्डर दूर देखता है। प्रोटेक्टर बी ऐसे वापस ले जाओ, प्रोटेक्टर बी इसे वापस ले जाओ कहते हैं, ठीक है। एक आवाज़ आती है, चलो यंग मैन। आसमान से कोई नीचे उतरता है, स्नो वाइट विंग्स, क्रेन स्पिरिट। लिन फेंग की आंखें खुल जाती हैं। ये विन चैन पेविलियन का ओल्ड मैन था। अब उसकी असली पहचान सामने थी। प्रोटेक्टर बेई मुस्कुराता है, मैं प्रोटेक्टर बेई हूँ, और वो प्रोटेक्टर कॉन्ग। प्रोटेक्टर कॉन्ग बस सर हिलाता है और केव में गायब हो जाता है। यानी दोनों प्रोटेक्टर हैं, ठीक है, मतलब चलो, प्रोटेक्टर बेई कहता है। क्रेन विंग्स फड़फड़ाते हैं, हवा तूफान बन जाती है। लिन फेंग महसूस करता है जैसे वो सपना देख रहा हो। जमीन नीचे छूट जाती है, आसमान पास आ जाता है। 9 क्लाउड्स कॉन्टिनेंट में पावर हो तो इंसान दुनिया के ऊपर देख सकता है, यही इसका नियम है। और लिन फेंग का सफ़र अब सच में शुरू हो चुका है। हमें बताया जाता है कि प्रोटेक्टर बाई सोचता है और फैसला करता है लिन फेंग को एक नया ट्रेनिंग रूम दिया जाएगा, ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए ही बना हुआ, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर, बाकी सब से काफ़ी दूर। पर्पस सिर्फ एक ही था, अटेंशन ज़ीरो। लिन फेंग को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लिन फेंग महसूस करता है कि अब सबसे पहले हानमैन को देखना ज़रूरी है। वो नया ट्रेनिंग रूम क्रॉस करता है, लेकिन एक बार भी अंदर झांकता नहीं। उसका फोकस सिर्फ एक ही जगह था। तभी लिन फेंग नाम सुनते ही वो रुक जाता है। लिन फेंग पीछे मुड़ता है। दरवाजे पर एक डिसाइपल खड़ा था और ये देखकर लिन फेंग के अंदर इरिटेशन उठ जाती है। वो रूम सीक्रेट रहना चाहिए था। हर डिसाइपल की ट्रेनिंग रूम सीक्रेट होता है, और ये आदमी अंदर झांक भी चुका था, ठीक है ना, प्राइवेसी की ऐसी की तैसी। लिन फेंग गुस्से में कहता है, तुम्हें सेक्ट के रूल्स पता है, दूसरे डिसाइपल के रूम में एंट्री अलाउड नहीं है। ये हाउ किंग था, टॉप 10 ऑर्डिनरी डिसाइपल्स में आता था। रूल्स इन्फोर्स करने का चार्ज भी इसी के पास था। पावर मिलते ही वो अक्सर उसका मिसयूज़ करता था। पर लिन फेंग सोचता है, इतनी भी नीचे गिर जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब इतना नीचे गिरेगा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, वो सीधी बात। हाउकिंग धीरे से हंसता है, नज़र सीधी लिन फेंग की आंखों में भी नहीं। रूल तो मुझे भी पता है, वो कहता है, पर तुम जैसे ट्रैश के लिए रूल अप्लाई नहीं होता। उसकी सोच में लिन फेंग अभी भी वही पुराना 5th की लेयर का बेकार डिसाइपल था। फॉलो मी, हाउकिंग बोलता है। लिन फेंग बिना रुके जवाब देता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और सीधे आगे बढ़ जाता है। हानमैन इंजर्ड था, पिल्स उसके पास रेडी थी। इस वक्त हाउकिंग को फेस देना लिन फेंग के लिए टाइम की बर्बादी थी। हाउ
नहीं लिखा है यार, हो ऊ लिखा है, HOU लिखा है, हाउ बोलेंगे हम, ठीक है। हाउ किन स्टन हो जाता है, हाँ। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। अगले ही पल हवा जोर से घूमती है, एक शैडो फ्लैश होती है और हाउकिन सीधे लिन फेंग के सामने। ये उसकी एजिलिटी टेक्निक थी, पर उसे काफ़ी घमंड था, जिस पर उसे काफ़ी घमंड था। वो देखकर खुश होता है कि लिन फेंग थोड़ा सा फ्राउन करता है। उसके लिए ये प्रूफ था, ट्रैश अभी भी ट्रैश है। मतलब लिन फेंग हल्का सा चौंक जाता है, ठीक है। मॉकिंग टोन में वो कहता है, एक एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या जाओगे नहीं? लिन फेंग एक पल के लिए शॉक होता है। एल्डर? उसके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, लाइफ और डेथ अरीना वाली बात, इम्पॉसिबल। जेंगफू जेंगू प्रिंसिपाइस प्रोटेक्टर कॉन्ग और बॉय दोनों ने मना किया था कि यह बात स्प्रेड ना हो, और वो किंग जैसे आदमी को ये काम कभी नहीं देते। इसका मतलब कोई और रीज़न है। लिन फेंग कहता है, थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, और बिना रुके हानमैन की तरफ चल देता है। इस बार हाउफू पूरी तरह गुस्से में होता है। एल्डर बुला रहे हैं और ये वेट करा रहा है, पर वो खुद को समझा लेता है। थोड़ी देर में रियलिटी सामने ही आ जाएगी। लिन मैन हानमैन के रूम में एंटर करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो 3 हीलिंग पिल्स निकाल कर दे देता है। हानमैन बिना हेजिटेशन के पिल्स लेता है। ये नॉर्मल पिल्स नहीं थे, ये प्रोफाउंड हीलिंग पिल्स थी। लिन फेंग पास बैठकर वेट करता है। जिंग यून धीरे से पूछती है, लिन फेंग, क्या तुम प्रिंसिपाइस ऑफ एबिस गए थे? लिन फेंग सिर्फ सर हिला देता है। वो झूठ नहीं बोलेगा, पर प्रोटेक्टर्स की बात भी याद थी। जिंग यून उसका एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है, वो सक्सेसफुल रहा। हानमैन आंखें खोलता है। उसकी बॉडी में वार्म वेव्स चल रही होती है। पेन नहीं, सिर्फ हीलिंग। हानमैन धीरे से कहता है, लिन फेंग, थैंक यू। उसकी आवाज़ सिंपल थी, पर दिल से निकली हुई थी। इस दुनिया में ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो खुद सब कुछ झेल ले, पर दोस्त को छोड़ दें। हैं? पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। लिन फेंग मुस्कुराता है। थोड़ी देर में हानमैन लगभग रिकवर हो जाता है। ब्रूसेस गायब हो जाता है, मतलब इंजरीज गायब हो जाती है, ठीक है। दर्द 0 हो जाता है। लिन फेंग जिन यून को 3 और पिल्स देता है, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तुरंत दे देना, और वो उठकर बाहर निकल जाता है। जिंग यून को पिल दिया और लिन फेंग बाहर चले गए, ठीक है। लिन फेंग हुओकिंग यार के साथ स्टॉमी जॉर्ज की तरफ जाता है। लाइफ और डेथ अरीना के पास भीड़ जमा थी। उसका दिल हैवी हो जाता है। कौन सा एल्डर, और आखिरकार क्यों बुलाया मुझे? अरीना के बीच पहुंचकर हाउकिंग बोलता है, पेट्रियार्क एल्डर मो। लिन फेंग आ गया। नाम सुनते ही लिन फेंग के कान घूम जाते हैं। पेट्रियार्क, ग्रेट एल्डर। उसकी नज़र सामने जाती है, जहां नान गोंग लिन, मो चैंग नान और साइड में चू जैंग पेंग और लिन कियान थे। लिन कियान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान। तभी लिन फेंग समझ जाता है। मो वी आगे बढ़कर बोलता है, लिन फेंग, क्या तुम जानते हो तुमने कौन कौन से क्राइम्स किए हैं? लिन फेंग शांत रहते हुए कहता है, एल्डर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मो वी के शब्द तेज हो जाते हैं। तुम एल्डर्स का अपमान करते हो, ब्रदर्स को हर्ट करते हो, सेक्ट के नाम बदनाम करते हो, तुम डिस्ग्रेस हो, मतलब पापी हो बोल रहे सीधे, ठीक है। हर शब्द जानबूझकर बोले गए थे, पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए। लिन फेंग चुप रहता है। वो लिन कियान को देखता है और पिक्चर क्लियर हो जाती है। मूवी ठंडे लहजे में कहता है, देखो ये चुप है, यही इसका गिल्ट प्रूफ करता है। तब लिन फेंग बोलता है, एल्डर, आपने चार्जेस गिनवा दिए, पर प्रूफ 0 थे। ऑर्डिनरी डिसाइपल को वर्ड्स शायद मैटर नहीं करते। बोलूँ तो क्राइम, ना बोलूँ तो भी क्राइम। वो कहता है, फिर बोलने का मतलब ही क्या? मूवी गुस्से में चिल्लाता है, बास्टर्ड, एल्डर से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तब लिन फेंग सीधा आंखों में देख कर कहता है, तो फिर बताइए, आप किस के लिए काम कर रहे हो? मास्टर ज़्यादा दूर नहीं होगा, अपने लैपडॉग से। अरीना में सन्नाटा छा जाता है ये सुनते हैं। इस पर लिन फेंग बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वो जानता था डिसीजन पहले ही हो चुका है, और अगर गिल्टी ही गिना जा रहा है तो सर झुकाकर क्यों रहे। इस पल ऑर्डिनरी डिसाइपल लिन फेंग पूरे यूनाइट सेक्ट के सामने सीधा खड़ा था। एक ऑर्डिनरी डिसाइपल लिन फेंग पूरे सेक्ट के सामने खड़ा था, ठीक है।
भाई पता है ऐसा होना, जैसे देखो इसमें भी हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अरे यार वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड में, कि हाँ ऐसा वैसा बेचारे को फिर भी वहाँ फेंक दिया एबिस में। ऐसा अच्छा था उसको मास्टर मिल गया, बेचारे की तो लंका लग जाती। मैं क्या बोलता हूँ पता है, भाड़ में जाए सेट, भाड़ में जाए, मैं तो पूरी दुनिया की लंका लगाऊंगा अगर ताकत मिली तो, हर एक को चुन चुन के मारूंगा। ऐसा सिस्टम रखे तब मज़ा आया यार। चलो हम लोन लिखते हैं ऐसे, ठीक है, उसको धोखा मिलेगा, वो हर एक दुनिया की लंका लगाएगा, तब थोड़ा मज़ा आएगा यार, पता है। तो गाइस 30 मिनट हो गए, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, छोड़ के मत जाना, ठीक है। तभी से भीड़ में एक अचानक आवाज़ उठती है। कोई डिसाइपल धीरे से कहता है, ये लड़का सच में पागल है। एल्डर जो जवाब देने की हिम्मत कैसे कर रहा है, एल्डर को जवाब देने की हिम्मत कैसे कर रहा है, कहता है, ठीक है। दूसरा डिसाइपल ठंडी सांस लेकर बोलता है, ऐसे लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, लगता है ये अपनी ज़िंदगी से थक चुका है। भीड़ के चारों तरफ, भीड़ के चेहरों पर दया भी है, डर भी। सबको लग रहा है लिन फैंग का आज अंत तय है, आज उसका रेस्ट इन पीस होगा। नाइन क्लाउड्स कॉन्टिनेंट में ये यूनहाई सेक्ट का एक छोटी सी जगह नहीं थी। लिन फैंग अपने मन में महसूस करता है कि ये सेक्ट एक पूरी ताकतवर दुनिया जैसे है। यहाँ पत्थर की लकीर होती है, बातें मतलब ऑर्डिनरी डिसाइपल, इलाइट डिसाइपल, फिर एल्डर और फिर ग्रेट एल्डर, ये बता रहा है, ठीक है। लिन फेंग सोचता है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हूँ और मूवी एक एल्डर। अगर मूवी चाहे तो वो जी सकता है, अगर मूवी चाहे तो वो वही मर सकता है, लिन फेंग, ठीक है। इतना ही फर्क था बस। मूवी गुस्से और शर्म से भरी नजरों से देखता है, उसका चेहरा सख्त हो चुका था। लिन फेंग ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। मूवी तेज आवाज में बोलता है, हाउकिंग बताओ, क्या एक डिसाइपल का एक एल्डर का विरोध करना जुर्म है? हाउकिंग तुरंत समझ जाता है, यह मौका उसके लिए ही है, मतलब उसको मौका दे रहा है, ठीक है। हुआ किंग तुरंत समझ जाता है, मतलब ठीक है। हुआ किंग झुक कर कहता है, एल्डर, एल्डर का विरोध सबसे बड़ा जुर्म है। ऐसे डिसाइपल को सेक्ट से निकाल देना चाहिए और उसकी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर देनी चाहिए। मूवी ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, कल्टीवेशन तोड़ना जरूरी नहीं, बेचारा काफ़ी मेहनत से इतनी स्ट्रेंथ लाया है, सिर्फ इसका हाथ काट दो और फिर इसे सेक्ट से निकाल दो। यह बात सुनकर भीड़ कांप जाती है। लिन फेंग के दिल में आग जल उठती है सुनते ही। उसकी आंखों में मूवी के नाम गहरा लिख जाता है, मतलब उसकी आंखों में उसे बसा लेता है, तू मेरा दुश्मन है, आज से तेरी ही जान मारूंगा। जान के देखो कुछ और भी मार सकता है। लिन फेंग सोचता है, आज नहीं पर अगर मैं जिंदा रहा तो इसका खून जरूर गिरेगा, मतलब जान से मारूंगा, सीधी बात। वो अच्छे से समझ चुका था, चाहे मान जाए तब भी मौत, चाहे विरोध करे तब भी मात मात, मतलब गलती माने फिर भी मौत होगी, नहीं माने फिर भी मौत होगी। लिन फैंग के मन में एक सच पक्का हो जाता है, इस दुनिया में भरोसा सिर्फ अपनी ताकत पर होता है। सेक्ट भी तब तक अपना है जब तक आप स्ट्रांग हो। बात तो सही है भाई, लोग तो है, दुनिया है ये वैसे, ठीक है। उसकी नज़र नान गोंगलिन पर जाती है। सेक्ट का पेट्रियार्क बिल्कुल चुप, दूर, बेपरवाह खड़ा था। लिन फेंग गहरी सांस लेता है, लगता है मुझे अपनी असली एबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी। तब हाउकिंग आगे बढ़ चुका होता है, उसकी आंखों में लालच और घमंड दोनों चमक रहे होते हैं। हाउकिंग ताना मारते हुए कहता है, खुद अपना हाथ काट ले, तेरे और मेरे बीच फाइट का कोई मतलब नहीं है। लिन फेंग शांत आवाज में कहता है, मैं देखना चाहता हूं तू मेरा हाथ कैसे लेगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़कर आगे रखता है। उसका शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे पहाड़ हो। हुआ किंग हंसी उड़ाता है, हुआ किंग जोर से चिल्लाता है, डांसिंग विंड एजिलिटी टेक्निक। एक पल में वो गायब हो जाता है, हवा चीखने लगती है। सिर्फ एक अटैक इधर उधर घूमता हुआ भीड़ में कोई उठता है। हुआ किंग टॉप 10 ऑर्डिनरी डिसाइपल्स में से एक है, कहता है। दूसरा बोलता है, इतनी स्पीड के सामने लिन फेंग टिक नहीं पाएगा। मूवी अपने मन ही मन मुस्कुराता है, 3 मूव्स भी नहीं झेल पाएगा ये तो, और वो कहता है मतलब। पर लिन फेंग आंखें बंद कर लेता है। हवा उसके कपड़ों को फाड़ रही होती है, बालों को उड़ा रही होती है। लिन फेंग महसूस करता है हवा, डायरेक्शन, प्रेशर, सब कुछ। अचानक लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड चलाता है, स्वॉर्ड हवा के साथ घूमती है, जैसे स्वॉर्ड और हवा मतलब एयर एक हो गए हूँ। वो किंग एक चीख मारता है, आह! अगले ही पल खून हवा में
छिड़क जाता है, उड़ जाता है। मतलब लिन फेंग सिर्फ 2 शब्द बोलता है, बहुत ही कमजोर। ये सुनकर भीड़ सन्न रह जाती है। हुओ किंग जमीन पर घुटनों के बल गिरा होता है। उसका एक हाथ नहीं था, गायब। इलाइट डिसाइपल आंखें फाड़ कर देखते हैं। उन्होंने साफ देखा था, स्वॉर्ड ने हवा से ताकत लेकर अटैक किया था। नान गोंगलिन धीरे से बोलता है, विंड के साथ फ्यूज्ड स्वॉर्ड। लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड को शांत तरीके से उसके कवर में रख देता है। उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा होता है, काम। लिन फेंग नीचे पड़े हुए किंग को देखकर कहता है, टॉप 10 में होना काफ़ी नहीं होता। इतना घमंड रख कर इतना कमज़ोर रहना शर्म की बात है तुम्हारे लिए। उसकी नज़र सीधे मूवी की तरफ उठती है। आज लिन फेंग सिर्फ चीता नहीं था, आज उसने सेट को दिखा दिया था, ट्रैश भी अगर चाहे तो तूफान बन सकता है। हमें दिखाया जाता है इधर हुओ किंग अपने बचे हुए हाथ से अपने कटे हुए हाथ को दबाए खड़ा था। उंगलियों के बीच से फ्लैश ब्लड लगातार बह रहे थे। फ्रेश ब्लड, यार फ्लैश ब्लड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जमीन पर धीरे धीरे एक लाल पडल बन रहा था। पैडल मतलब समझ लो कुछ बन रहा था यार, गोला मतलब एक जगह बह रहा था, ठीक है। उसकी आंखों में प्योर टेरर था। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उसका आम कटा तो कैसे कटा। पूरे सीन इतना शॉकिंग था कि क्राउड में से किसी का कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था उन्होंने जो देखा था। हुओ किंग के होठ कांप रहे थे। तु, 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 तुम तु, तु, तुम बस लकी थे। अगर इतनी लक नहीं होती तो। उसकी आंखों में सिनिस्टर हेट भी थी। जब वो लिन फेंग को घूर रहा था, उसके दिमाग में अभी भी ये बात बैठी हुई थी कि लिन फेंग ने उसे हराया नहीं, बस लक से स्ट्राइक लग गया। उसके हिसाब से लिन फेंग इतनी स्पीड देख ही नहीं सकता था। स्वॉर्ड हवा में घूमता है और एक्सीडेंटली आर्म कट हो गया, बस इतना ही। सिर्फ हुओ किंग ही नहीं, क्राउड के काफ़ी ऑर्डिनरी डिसाइपल्स भी यही सोच रहे थे। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि कोई 8th तक की लेयर का डिसाइपल इतनी हाई स्पीड मोमेंट को रीड करके एक ही स्ट्राइक में आर्म काट सकता है। लिन फेंग ने एक पल के लिए आईब्रोज उठाई, पर फिर हल्की सी स्माइल आई। लिन फेंग कहता है, हाँ मेरा लक वाकई अच्छा है। उसकी आवाज़ में घमंड नहीं था, बस एक फ्लैट काम ट्रूथ था। वो किंग लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। अगली बार मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा, कह रहा था। वो क्राउड के बीच से निकल गया। उसका ब्लड लॉस ऑलरेडी डेंजरस लेवल पर था। अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला था तो आम के साथ साथ जान भी चली जाती। लिन फेंग धीरे से सर हिलाता है और कहता है, उम्मीद है तुम इतने बेवकूफ़ नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम का मौका ढूंढोगे। उसके लिए यह फाइट ख़त्म हो चुकी थी। तब मूवी आगे बढ़ता है। तुमने जस्टिस ड्यूटी पर लगे डिसाइपल को इंजर्ड किया है। तुम्हारी आंखों में फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसके इल्ज़ाम फिर शुरू हो गए, बिना रुके बिना सोचे। लिन फेंग मुस्कुराता है। एल्डर वो कहता है, किसी को बदनाम करके फिर लटका देना सबसे आसान काम होता है। उसकी नज़र सीधे मूवी पर थी। आपका मतलब ये है मुझे अपना आर्म कटने देना चाहिए था, फिर सेक्ट से निकाल देना चाहिए था, फिर भी सेक्ट के लिए लॉयल रहना चाहिए था। मतलब मुझे मार दिया जाता, मेरे हाथ काट जाते थे, फिर भी सेक्ट के लिए लॉयल रहूं, ठीक है। वो हल्की सी हंसी छोड़ता है। क्या आपको खुद नहीं लगता ये बात कितनी मजाकिया है? क्राउड में सन्नाटा छा गया था। लिन फेंग सीधे नान गोंगलिन की तरफ देखता है। पेट्रियाट लिन फेंग कहता है, क्या मुझे बोलने की इजाज़त है? नान गोंगलिन का चेहरा सीरियस था, पर आंखों में इंटरेस्ट था। वो कहते हैं, बोलो। मुझे एक शब्द साफ बोलना है। मुझे यहाँ बुलाया गया और आते ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए गए। मुझे डिसग्रेस कहा गया, ट्रैश कहा गया। जब मैं अपनी डिफेंस दिया तो उसे डिसरिस्पेक्ट कह दिया गया। उसकी आवाज़ स्ट्रांग थी पर कंट्रोल्ड। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिना प्रूफ किसी का हाथ काटना जस्टिस होता है? क्राउड में खुसुर फुसुर होने लगती है यह सवाल सुनकर ही। तब लिन की आंख कोल्ड टोन में बोलती है, तुम अपने ही लोगों को हर्ट करते हो, तुम एल्डर्स को इंसल्ट करते हो, अब इनकार भी करोगे? लिन फेंग मुस्कुराता है। तो बात यहाँ से आई। उसकी नज़र मूवी पर जाती है। एल्डर, आपने सिर्फ उसकी बात सुनी, तो बताइए यून हाई सेक्ट का एल्डर हो या
हाउ ये इफेक्ट के ये लाइन स्वॉर्ड की तरह लगी। मूवी कब की फूट पड़ा, बस तुम्हारी कल्टीवेशन यही क्रिपल करूंगा। वो आगे बढ़ता है। लिन फेंग बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसके मन में एक ही थॉट आता है, पेट्रियार्क रोका ठीक, अगर नहीं रोका तो सच खोलना पड़ेगा। नॉन गोंगलिन हेसिटेट करता है। एल्डर्स के फेस सेक्ट का बैलेंस टैलेंट वर्सेस पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, होता है। और इसी हेजिटेशन में ने लिन फेंग के दिल को ठंडा कर दिया था। तो यही है सेक्ट का सच। मूवी ने लास्ट स्टेप लिया। अचानक प्रेशर वैनिश हो गया। पूरा स्पेस जैसे फ्रीज हो गया। मूवी रुक गया। उसकी आंखें फैली हुई थी। लिन फेंग देखा मूवी के बॉडी पर एक शैडो, ह्यूमन शेप शैडो मूव कर रही थी बिना किसी बॉडी के। पूरा क्राउड का खून जम गया। और तब एक आवाज आई, हेवी एंशिएंट गॉड लेवल, वापस जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ ट्रैश। सिर्फ आवाज थी पर उसमें ऐसी पावर थी कि कई लोगों के पैर कांप गए। कुछ तो ऑलमोस्ट घुटनों पर आ गए। शैडो धीरे धीरे गायब हो गई और पूरा यूनाइसेट सांस रोक कर खड़ा रहा। मूवी देखता है उसके नीचे, स्किन के नीचे एक ब्लैक शैडो रेंग रही थी। वो शैडो जिंदा थी और उसकी बॉडी के अंदर मूव कर रही थी। उस पल उसके रीढ़ की हड्डी से लेकर दिमाग तक बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। ऐसी कौन सी नाइटमेयर चीज थी जो इंसान के जिस्म के अंदर घुसकर हिल रही थी। मूवी को महसूस हुआ उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो हिलना चाहता था पर मसल्स ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा है जो अपनी एनर्जी यूज करके उस शैडो के जरिए उसे पैरालाइज कर रहा था। पर अजीब बात यह थी, वो आदमी कहीं डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही है। नान गोंगलिन की आंखें चमक उठी। वो शॉक में था। शैडो को कंट्रोल करने वाला एक्चुअली मूवी के बॉडी के अंदर ही है। अगले ही पल शैडो मूवी की पीठ से बाहर निकल गई। मूवी पीछे हट जाओ। मूव कांग लान जोर से चिल्लाया। वो यून हाइसेक का ग्रेट एल्डर था, साथ ही साथ एक 60 साल का तजुर्बा रखता था। 60 साल बस यार, कल्टीवेशन दुनिया से 60 साल। उसने दुनिया भर की टेक्निक्स देखी थी और स्पिरिट्स के बारे में गहरा ज्ञान रखता था। इसलिए वो जानता था ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है। ये शैडो स्पिरिट है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस स्पिरिट होती है। अगर किसी कल्टीवेटर का शैडो स्पिरिट अवेकन हो जाए तो वो दूसरों के जिस्म में घुसकर उनकी बॉडी फंक्शंस पूरे का पूरा कंट्रोल कर सकता है। क्राउड की सांसें अटक गए। कुछ पावरफुल शैडो स्पिरिट्स तो सांस लेना भी रोक देते हैं और विक्टिम घुट घुट कर मर जाता है बिना लड़ने का मौका मिले। वो बताते हैं सबसे भयानक बात ये थी, जब शैडो तुम्हारे बॉडी के अंदर हो तब तुम उस पर अटैक कैसे करोगे। मतलब है ना भाई, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर ही हो तो अटैक कैसे करोगे। हर अटैक में शैडो को नुकसान कम और अपनी बॉडी को ज़्यादा नुकसान होता है। शैडो कल्टीवेटर्स बैटल एक्सपर्ट्स को भी डरा देते हैं। मतलब जो बैटल में होते हैं ना, उनको भी डरा कर मार देते हैं, ठीक है। अगर शैडो स्पिरिट का मालिक इविल हो तो किसी को मारना उसके लिए बच्चों का काम खेल होता है। इसीलिए कोई भी शैडो कल्टीवेटर को ऑफेंड नहीं करता। मो कैंग लैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके परिवार किसी ऐसे आदमी के खिलाफ खड़े हो। मतलब फैमिली इसके खिलाफ जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था, ठीक है। मूवी लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो पावर उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। रिस्पेक्टेड फेलो कल्टीवेटर, मो चैंगलैंग ने शैडो की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, ये आप क्यों आए हो, पर हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कृपया बताएं आपका इरादा क्या है। उसे लगा शैडो ही उस आदमी का लोकेशन है। और तब वही आवाज़ दोबारा गूंजी, अपनी सेक्ट के ख्याल रखो, अपनी पर्सनल दुश्मनी का नहीं, दूसरों का फ़ायदा उठाना बंद करो। अगर सेक्ट के मेंबर्स इज्जत से रहेंगे तो सेक्ट की इज्जत भी बनी रहेगी।
एक हल्की सी हवा चली और शैडो पूरी तरह गायब हो गई। कितना भयानक! क्राउड का दिल मुंह में आ गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो आदमी कौन था? पेट्रियाट से भी डायरेक्टली बात कर रहा था। लगता है सेक्ट के लिए छुपा हुआ कोई गार्डियन है। यूनहाई सेक्ट का एक हिडन ड्रैगन। टान गोंगलिन के हाथों पर कड़ी सी मुस्कान आ गई, होठों पर कड़ी सी मुस्कान आ गई। सिर्फ वो जानता था शैडो किसकी थी। उसका दिल बोझिल हो गया। उसके फायदे नुकसान के हिसाब लगाया था उसने फायदा नुकसान का हिसाब लगाया था, पर सेक्ट की रेपुटेशन भूल गया था। चू चैंग पेन नान गोंगलिन ने कहा, आज के लिए यहीं तक। अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। मतलब यहीं तक है, अब निकल यहाँ से, सीधी बात। लिन कियान का दिमाग सन्न रह गया। ऐसा कैसे? लिन फैंग को छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ दिया सीनियर? वो बेचैन होकर बोली। चू चैन पेंग मुस्कुराया। यूनहाई सेक्ट में इतने जीनियस है, मैं किसी डिसाइपल के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उसके शब्द शांत थे, पर इरादा उकसाने का था। लिन फेंग सब समझ चुका था, इसलिए आए थे। इसलिए लिन कियान साथ थी। नान गोंगलिंग ने ठंडे लहजे में कहा, जूनियर स्टूडेंट चू, हमारे डिसाइपल को अभी और मेहनत चाहिए। अगर कभी मौका मिला हम आपको बुलाएंगे। पेट्रियार्क, लगता है वो सेक्ट के लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। कहता है, ठीक है। नान गोंगलिन की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। चू जैन पेंग समझ गया। वो मुस्कुरा कर बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसका रॉक स्पिरिट आसमान में उड़ा। हरिकन जैसी हवा चली, लोग गिर पड़े। मतलब यार समझ लो, वही तेज हवा चली और मतलब वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं लड़वाना, निकल यहाँ से। वो भी निकल गया, ठीक है। लिन कियान चिल्लाई, एनुअल मीटिंग में मैं तुम्हें मारूंगी लिन फैंग, अगर छुपोगे तो भी। लिन फैंग, ठीक है। लिन कियान सा तो उसी की फैमिली मेंबर है यार, पता नहीं, अब मुझको आगे पता चलेगा। लिन फैंग ने ऊपर से देखा। उसके दिल में ठंडी मुस्कान थी। क्या मुझे छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी? नान गोंगलिन ने भीड़ देखी। 5 साल बाद मुझे उम्मीद है यूनहाई सेक्ट में चू जेंग पेन के बराबर कोई होगा। सब लोग जाओ, ट्रेनिंग शुरू करो, उसने ऑर्डर दिया। मूवी अब भी लिन फेंग को घूर रहा था, नफरत भरी आंखों से। बस, नांग गोंगलिन गरजा। मूवी कांप गया और चला गया। लिन फेंग ने मन में कहा, मुझे उस आदमी से सावधान रहना होगा। वो अभी कमज़ोर था। मतलब लिन फेंग कमज़ोर था, ठीक है। तब पीछे से आवाज़ आई, अगर इज्जत चाहिए तो ताकतवर बनना पड़ेगा, वरना जिल्लत मिलेगी, और मर गए तो कोई याद नहीं करेगा। ये थे नॉन गोंगलिन, नहीं थे यार, नान गोंगलिन थे, ठीक है। नाम यार मेरे को ना कंफ्यूजन हो रहा है भाई, मैं क्या बताऊं यार। लिन फेंग ने सर हिला दिया। मैं जानता हूँ। उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई उसे। पहाड़ों के बीच एक गुफा में लिन फेंग ध्यान में बैठा था। हेवन एंड अर्थ की वाइट लाइट बनकर उसकी बॉडी में घुस रही थी। हड्डियां मजबूत हो रही थी, खून प्योर हो रहा था। की लेयर सिर्फ शुरुआत थी, पर लिन फेंग रुका नहीं। उसका मकसद एक ही था, लिंग की लेयर। ये नाम है, ठीक है। मतलब लिंग की लेयर वो है यार, एक अगले स्टेप का नाम है। अभी क्लियर कर रहा है यहाँ पर राइटर। मैं कल्टीवेशन वीडियो डालूंगा भाई अभी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इलाइट डिसाइपल बनना, स्पिरिट अवेकन करना, जैसे चू चान पेंग, जैसे लिन कियान ने किया था, ठीक है। जब हानमैन ठीक हो जाएगा, लिन फेंग क्लोज डोर कल्टीवेशन करेगा। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत होती है, और लिन फेंग अब पीछे मुड़ने वाला नहीं था। तो गाइस देखो 48 मिनट का वीडियो हो गया है, अब यहीं तक रखते हैं, और शाम तक आपको इसकी कल्टीवेशन वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। रात तक मिलेगी हो सके तो, और कल एग्जाम है तो टाइम में होगा वीडियो अपलोड।